पाइथन में हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाकर। प्लस को पाइथन में ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन ऑपरेटर्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए फ़िलहाल हम इसे प्लस का साइन कहकर ही आगे चलेंगे। अगर हम चाह रहे हो कि हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज कर दें, तो इसके लिए फिर हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई सी दो स्ट्रिंग्स को कोई से दो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल्स में इसलिए स्टोर कराते हैं ताकि बार बार हमें पूरी स्ट्रिंग ना लिखनी पड़े और हम सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखकर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। हम ए वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं सोच और फिर उसके बाद बी वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं वर्स। अब मैं इन दोनों की स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करना चाह रही हूँ। इसके लिए मैं एक और तीसरा वेरिएबल लेकर आऊँगी सी के नाम से, या कोई भी नाम आप उसको दे सकते हैं। अपने इस तीसरे वाले वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे ए प्लस बी। इसका मतलब होगा कि हमारे ए वाले वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो और जो वैल्यू हमारे बी वाले वेरिएबल में स्टोर है, इनको कंकैटिनेट कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, या फिर कह लें कि मर्ज कर दिया जाए। देन इसे प्रिंट करा के देखने के लिए हम प्रिंट कर लेंगे अपना वेरिएबल सी। तो हम लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट्स में सी। देन जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें स्क्रीन पर सोच वर्स एक साथ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जो कि पहले अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर था। लेकिन यहाँ पर सोच और वर्स के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस या फिर कोई सेपरेटर नहीं है। तो अगर हम ये चाह रहे हो कि इनके बीच में कोई स्पेस मौजूद हो या कोई और सेपरेटर मौजूद हो, तो वो स्पेस या फिर सेपरेटर हम ए वाले वेरिएबल में भी लगा सकते हैं, यानी कि सोच के एंड पर, या फिर बी वाले वेरिएबल में वर्स के स्टार्ट में। लेकिन इसका एक और तरीकाकार भी होता है, और वो ये कि जहाँ पर हमने सी वाले वेरिएबल में स्टोर किया था ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी के दरमियान में वो सेपरेटर लगा दें। यानी ए के बाद हम प्लस का साइन लगाएं और फिर डबल कोट्स के अंदर वो सेपरेटर लगाएं, फिर उसके बाद हम प्लस बी लिखें, यानी कि हमारा सेपरेटर इन दोनों के दरमियान में आ रहा हो। तो यहाँ पर मैं सेपरेटर के तौर पर इन कोट्स के अंदर सिर्फ एक स्पेस लगा रही हूँ। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सोच वर्स के दरमियान में वो सेपरेटर या स्पेस मौजूद होगी। स्पेस की जगह पर कोई और सेपरेटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ अंडरस्कोर। और अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सोच वर्स के दरमियान में ये अंडरस्कोर मौजूद होगा। लेकिन ये हमारी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, यानी हम दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। यानी अगर मैं ये चाह रही हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग है और दूसरे वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर है और वो दोनों कंकैटिनेट हो जाए, जैसे कि हम इसको रेज करते हैं और फिर ए वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं कोई स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर, स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं बी वाले वेरिएबल में कोई इंटीजर स्टोर करूँगी 7500। देन अगर मैं सी वाले वेरिएबल में वही ए प्लस बी स्टोर करवाती हूँ, यानी कि कंकैटिनेट करने की कोशिश करती हूँ ए और बी को, एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को, तो फिर अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा। जैसे अभी ये कह रहा है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया जा सकता है, इंटीजर्स को कंकैटिनेट नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग और इंटीजर की कंकैटिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एफ मेथड। एफ मेथड में क्या होता है कि हम बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर स्टोर करते हैं और दूसरे वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ए वाले वेरिएबल में लिख रही हूँ 7500 और उसके बाद में बी वाले वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर करती हूँ। लेकिन कंकैटिनेट करने के लिए मुझे इस पर एफ मेथड लगाना होगा, यानी कि मैं लिखूँगी b इज़ इक्वल टू एफ स्मॉल एफ, और फिर उसके फौरी बाद हम लगा देंगे डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग लिखूँगी, जैसे कि मैंने लिखा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर। इसके बाद कोई सेपरेटर चाहे तो लगा लें, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है। जैसे ही हम अपनी तरफ से स्ट्रिंग ख़त्म कर चुके होंगे
तो वहाँ पर आपने लगानी है कर्ली ब्रैकेट्स। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसमें कोई इंटीजर स्टोर था, जैसे कि a, और डबल कोट्स इसके बाद होंगे यानी कि आखिर में होंगे। तो f मेथड अप्लाई करते वक्त हमने f लिखना है, फिर डबल कोट्स के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग लिखनी है और स्ट्रिंग के आखिर पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने वेरिएबल का नेम लिखना है जिस वेरिएबल में इंटीजर स्टोर था। तो जब हम ये f मेथड लगा चुके होंगे तो सिंपली हम b को प्रिंट करके देख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स में b लिखकर कोड को रन कर देते हैं। तो अब हम टर्मिनल पर देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग और हमारे इंटीजर कन्कैटिनेट हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। अभी हमने देखने हैं पाइथन में एस्केप कैरेक्टर्स। बाज़ दफ़ा हम कोड में ऐसे कैरेक्टर्स लिखना चाह रहे होते हैं जो कि पाइथन में किसी स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, तो उनको लिखने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स का। एग्जाम्पल के तौर पर हम पाइथन में कोई स्ट्रिंग लिखते हुए डबल कोट्स के अंदर दोबारा से डबल कोट्स नहीं लगा सकते। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में जहाँ पर हमने डबल कोट्स लगाए थे उसके अंदर कोट्स लगाते हुए हमने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स ही लगाना चाहें या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर इस्तेमाल करना चाहें जो कि पाइथन में वैलिड ना हो, जिसका इस्तेमाल इलीगल हो, तो हम एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई एस्केप कैरेक्टर्स हैं, फ़िलहाल हम देख रहे हैं बैकस्लैश को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए वाले वेरिएबल में स्टोर किया पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और यहाँ पर केस सेंसिटिव के गिर्द मैंने डबल कोट्स लगा दिए। ये एक स्ट्रिंग थी, डबल कोट्स पहले ही से बाहर मौजूद थे, लेकिन अब मैंने इन डबल कोट्स के अंदर भी डबल कोट्स लगा दिए और आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 4 प्रॉब्लम्स इस वक्त हमारे कोड में मौजूद है। सो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि जहाँ पर हमने अंदर डबल कोट्स लगाए हैं उससे पहले हम लगा देंगे एक बैकस्लैश, और फिर जहाँ पर केस सेंसिटिव ख़त्म होता है वहाँ डबल कोट्स से पहले फिर से एक बैकस्लैश लगाएंगे। डबल कोट्स के बाद नहीं लगानी, डबल कोट्स से पहले लगानी है। तो इस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, वेरिएबल ए को प्रिंट करेंगे, तो हमें स्क्रीन पर पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा और हमारा ये केस सेंसिटिव डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ। पाइथन में जिस तरह से डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अलाउड नहीं है, इसी तरह से सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम लिखना चाह रहे हो, जैसे कि किसी स्ट्रिंग के अंदर हम अपोस्ट्रोफी लगाना चाह रहे हो, तो फिर इसके लिए हमें एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो आप देख सकते होंगे कि हमारे कोड में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और रेड लाइन भी कोड के नीचे दिखाई दे रही होगी। सो इससे बचने के लिए हम जिस एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं सिंगल कोट। इसके लिए हम अपने सिंगल कोट या अपोस्ट्रोफी से पहले लगा देंगे एक बैकस्लैश, और ऐसा करते ही हमारा एरर खत्म हो जाएगा। एक और एस्केप कैरेक्टर होता है बैकस्लैश एन। स्लैश एन इस्तेमाल करते हैं हम न्यू लाइन लिखने के लिए। जैसे अगर मैं प्रिंट करूँ सोच वर्स, तो ये सोच वर्स एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं वर्स को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना चाहूँ तो फिर मैं सोच के बाद स्लैश एन लिख दूँगी। फिर इसके बाद जब हम कोड को रन करेंगे तो हमें सोच एक लाइन में और वर्स उससे अगली लाइन में लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर 2 लाइनों का गैप देना हो तो हम 2 दफ़ा बैकस्लैश एन लिख देंगे। इसी तरह अगर 3 लाइनों का गैप देना हो तो हम 3 दफ़ा बैकस्लैश एन लिख देंगे। अगर 4 लाइनों का गैप देना है तो हम 4 बार बैकस्लैश एन लिखेंगे। लेकिन 4 मरतबा लिखने की बजाय हम एक और एस्केप कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ टैब स्पेस। तो उसके लिए हमें बैकस्लैश टी लिखना है। जैसे ही हम सोच और वर्स के दरमियान बैकस्लैश टी लिखकर कोड को रन करेंगे तो हमें एक ही दफ़ा में 4 लाइनों का गैप मिल जाएगा। देन है बैकस्पेस। बैकस्पेस के लिए हम लिखते हैं स्लैश बी। जैसे मैंने सोच और वर्स के दरमियान लिखा है स्लैश बी, तो इससे ये होगा कि इस स्लैश से पीछे का जो एक लेटर है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि जब हम कोड को रन करेंगे तो उसमें एच नहीं होगा। अगर हम 2 दफ़ा बैकस्पेस इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि हम स्लैश बी और दोबारा से स्लैश बी लिख देते हैं, तो अब एच भी नहीं होगा और फिर सी भी नहीं होगा। इसी तरह हम ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर जिस भी कैरेक्टर को रिमूव करना चाह रहे हो उसके बाद हम स्लैश बी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेज रिटर्न की। कैरेज रिटर्न के लिए स्लैश आर इस्तेमाल होता है और उसका काम है रिप्लेस करना।
जैसे अगर मैं सोच और वर्स के दरमियान /r का इस्तेमाल करूँगी तो ये वर्स के कैरेक्टर्स को लेकर उन कैरेक्टर्स के साथ सोच के कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा। किसी और एग्जांपल पर ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ चाइना /r और फिर USA, तो इसमें क्या होगा कि USA के जो 3 लेटर्स हैं वो चाइना के फर्स्ट 3 लेटर्स को रिप्लेस करेंगे। अभी तक हम डायरेक्ट प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम वेरिएबल डिफाइन करके फिर उसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी वेरिएबल var में स्टोर किया लैपटॉप /r पेन, तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो पेन का PEN रिप्लेस कर देगा लैपटॉप के फर्स्ट 3 लेटर्स को, यानी कि LAP को। इसके बाद जो एस्केप कैरेक्टर है वो है ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल नंबर सिस्टम दरअसल एक ऐसे नंबर सिस्टम को कहते हैं जिसकी बेस 8 होती है और उसमें मैक्सिमम 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं डेसिमल सिस्टम। ये बेस 10 वाला सिस्टम है और इसमें टोटल 10 ही डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद जब हम दोबारा से 10 लिखते हैं तो वो कोई नई चीज़ नहीं होता, बल्कि वो पहले से मौजूद डिजिट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, 1 का और 0 का। और फिर उसके बाद भी इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो इन्हीं पिछले गुजरे हुए नंबर्स का ही मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी तरह हमारा जो ऑक्टल सिस्टम है इसमें टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, 7 तक, 0 से 7 तक। जब 8 लिखना हो तो फिर हम 8 नहीं लिखते, हम उसकी ऑक्टल वैल्यू लिखते हैं। किसी भी ऑक्टल वैल्यू को हम 3 डिजिट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई से 3 डिजिट्स की ऑक्टल वैल्यू जानने के लिए हम बैकस्लैश के बाद उन्हें लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा \675, तो ये 675 की जो ऑक्टल वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो अगर हम एक न्यू वेरिएबल var में स्टोर करते हैं \110, \145, \154, \154 और \157, ये रैंडम नंबर्स नहीं है, बल्कि ये एक इंग्लिश वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। प्रिंट करके देखते हैं तो हमने जो ऑक्टल कोड लिखा था वो हेलो का कोड था। H का मतलब है 110, स्मॉल e का मतलब है 145, 154 रिप्रेजेंट करता है स्मॉल l को, और उसी तरह से 157 रिप्रेजेंट करता है स्मॉल o को। हेक्सा वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं \x और फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल का जो भी नंबर है। हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस होती है 16 और उसमें टोटल 16 डिजिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट 10 डिजिट्स तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और उसके बाद के डिजिट्स यानी कि 10 से लेकर 15 तक ये A, B, C, D, E और F होते हैं। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर कहीं पर A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नंबर 10। अगर आप लोग चाहें तो हम तमाम तर नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी की डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, डेसिमल की बाइनरी में कन्वर्जन, इसी तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ की बाइनरी में या डेसिमल वैल्यूज़ में कन्वर्जन को नेक्स्ट क्लास से पहले देख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जानना बेहतर है, सो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।